सीनियर ने मेरे को बताया कि आपको आईएएस और आईपीएस की काफ़ी चीज़ें ओवरलैपिंग हैं जो फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलती हैं। इंटरव्यू भी अलग ही होता है और इसका इंटरव्यू जो होता है वो 300 नंबर का होता है। इसमें समस्या तो आती ही है और वो मेरे ख्याल से अधिकतर छात्रों के साथ होती है, क्यों जो खासकर दोनों परीक्षाओं को साथ लेके चल रहे होते हैं। बना दिए नॉर्थ ईस्ट में अपने खुद के फंड, लोगों से फंड इकट्ठा करके। तो ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स यूज़ करने से कहीं ना कहीं हमारे अंक डेफिनेटली बहुत बढ़ते हैं। वो ये है कि डू नॉट फिक्स एनी लिमिट्स, कि आपको लिमिट मत बनाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो से भी हमारे साथ हैं विकास यादव सर, जिनका 56 रैंक के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा जो यूपीएससी के द्वारा जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम करवाया जाता है उसमें 9th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। और सर ने यूपीएससी सीएससी का भी इंटरव्यू दिया है इस बार, लेकिन थोड़े से मार्क्स की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। और सर का जो ऑप्शनल है वो केमिस्ट्री है। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे, साथ में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में भी जानेंगे कि कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वायरीज़ होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने अपनी स्कूलिंग 10वीं और 12वीं की आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर से की है। उसके बाद मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में किया है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना मास्टर्स किया है आईआईटी दिल्ली से। उसके बाद मैंने 2 साल से 2018 से लेकर अभी 2020 तक मैं तैयारी में था। और इस बार मैं इस साल की जो 2020 की परीक्षा हुई थी भारतीय वन सेवा की, उसमें मेरी 56 रैंक है। ओके सर, सिविल सर्विसेज जैसे बहुत बड़े एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो नॉर्मली आप टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं, तो आपने क्यों सोचा कि आपको यूपीएससी वगैरह करना चाहिए, जैसे आप टेक्निकल बैकग्राउंड में अच्छी कंपनी में बहुत अच्छा पोस्ट पे हो सकते? बिल्कुल, इंसान के पास बहुत से अवसर होते हैं जीवन में। और मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के पास मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। उनमें से एक मेरे को ये अवसर मिला कि मैं देश के प्रतिष्ठित जो भी रिसर्च के सेंटर्स थे उनमें भी जाके काम कर सकता था। मगर मेरा जो झुकाव था वो सिविल सर्विसेज की तरफ या पब्लिक से डायरेक्ट एसोसिएशन की तरफ ज़्यादा था, और इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज को चुना। और अभी मुझे लगता है कि मेरा जो ये फ़ैसला था वो काफ़ी हद तक सही था। और मेरे को लगता है कि मेरा जो फील्ड है केमिस्ट्री, उसको भी काफ़ी हद तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ सिविल सर्विसेज में। ओके सो सर, यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में बताइए। जैसे कि आपने 2-3 एग्ज़ाम और निकाल रखे हैं, तो वो कैसे किया था, कब से स्टार्ट किया, उनका क्या रिजल्ट रहा? तो ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था सिविल सर्विसेज का। क्योंकि सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट का दोनों का प्रीलिम्स कॉमन ही होता है, तो मैं दोनों को साथ में टारगेट लेके चल रहा था। अब क्योंकि मैंने बताया कि मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड है एमएससी केमिस्ट्री में आईआईटी दिल्ली से, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी एमएससी डिग्री का भी इस्तेमाल किया जाए। तो यूपीएससी के द्वारा ही एक और परीक्षा है यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, तो मैं उसके लिए भी इस साल सेलेक्ट हुआ 9वीं रैंक के साथ, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये जॉब आती है। उसके साथ साथ ही मैं दूसरे एग्ज़ाम जैसे फॉरेस्ट सर्विस मैंने बताया, सिविल सर्विसेज, ये तो मेरे मेन टारगेट्स थे ही। और इन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हैं इन्हें साथ में लेके चला जा सकता है। तो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको भी यही देखना चाहिए कि हम अपने 2-3 एग्ज़ाम साथ में लेके चलें जिनमें अच्छा खासा ओवरलैप हो रहा है। राइट सर। सो सर, जैसे जियो साइंटिस्ट वगैरह बताया आपने, या फिर ये आईएफएस है, तो इसके लिए क्या अलग से ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है? देखिए, कुछ हद तक तो हाँ, क्योंकि इसमें एक हद तक ही ओवरलैप होता है। उसके बाद इन परीक्षाओं की जो डोमेन है और आपकी जो एक्सपर्टीज़ होगी जो आप अपने करियर में अप्लाई करेंगे वो काफ़ी हद तक वेरी हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूँगा कि कंबाइंड जियो साइंटिस्ट की, तो वहाँ पे आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, जैसे देश में किस प्रकार की मिट्टी है, जो प्रदूषण हो रहा है उसमें आपका क्या रोल होगा, या पानी के अंदर जो किसी भी किस्म का प्रदूषण मिल रहा है उसे आप कैसे नियंत्रित करेंगे, आपका क्या योगदान होगा, उस किस्म का। सिविल सर्विसेज में हम इससे एक कदम आगे जाते हैं। उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि ना केवल हम उस समस्या को आइडेंटिफाई करें बल्कि एक स्टेप आगे जाएं और उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश भी करें। सिमिलरली यही चीज़ अप्लाई होती है फॉरेस्ट सर्विस में भी, जहाँ पे हम इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और फिर हम कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का कैसे निवारण किया जाए। राइट सर। हेलो फ्रेंड्स, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप अनअकैडमी के किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस टाइम पर अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस है उस पर 22% का डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप एडुकेटर अनुज सर का कोड अनुज यूपीएससी यूज करते हो तो आपको तुरंत ही 22% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग या फिर अनअकैडमी के द्वारा
किसी भी प्रकार के कोर्स के सब्सक्रिप्शन दिए जाते हैं उनमें आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो अनुज यूपीएससी 22% का डिस्काउंट के लेने के लिए। चाहे आप आइकॉनिक या फिर कॉम्बो प्लस सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जो भी अनअकैडमी के द्वारा दिया जाता है, आप उनको इजीली अवेल कर सकते हो। और हाँ गाइस, ये जो ऑफर है सिर्फ 5 जनवरी तक है, यानी कल तक है। सो प्लीज़ अगर आप लेना चाहते हो तो अनुज यूपीएससी कोड यूज़ करें और तुरंत ही आपको 22% का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी प्रकार के कोर्स को परचेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली जाकर कर सकते हैं। सो सर, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है तो इसमें क्या है कि बहुत लोगों की प्रेफरेंस होती है, कहते हैं वो एक बहुत अच्छी जॉब है, एक मतलब सुकून होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। तो क्या आपने भी ये देखकर फॉरेस्ट की तैयारी करी? जी, कहीं न कहीं मन में ये बात तो हमेशा रहती है, क्योंकि जो यूपीएससी की जर्नी है वो इतनी लंबी है, और आप क्योंकि आप पढ़ भी रहे होते हैं, और काफ़ी जो छात्र हैं वो अर्बन एरियाज़ में शहरी जीवन ही उनका रहा होता है, तो उनका जो प्रकृति के प्रति लगाव है या प्रकृति में जाने की जो इच्छा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो यूपीएससी की जर्नी है ये अपने आप में इतनी लंबी है कि इसके बाद आपको कहीं ना कहीं सुकून की इच्छा तो होती है। बहरहाल वो तो एक अपने आप में एक बड़ी मजाक के तौर पे हम ले सकते हैं, लेकिन सीरियसली अगर इसे देखा जाए तो ये सर्विसेज आपको काफ़ी चीज़ें ऑफ़र करेगी। जैसे कि किसी सीनियर ने मेरे को बताया कि आपको आईएएस और आईपीएस की काफ़ी चीज़ें ओवरलैपिंग हैं जो फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलती हैं, और फॉरेस्ट सर्विस एक्चुअली इज़ वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप आईएएस और आईपीएस और उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस, इन ये 3 परीक्षाएं हैं जो 3 सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विस कहलाई जाती हैं। तो ये अपने आप में इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। राइट। हाँ, तो सर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में बताइए कि सर इसका कैसे एग्ज़ाम होता है नॉर्मली, जैसे आपने बताया प्रीलिम्स तो साथ में होता है, उसके बाद मेंस में कैसे डिफरेंट हो जाता है, और अगर पर ईयर देखें या कितने पोस्ट आते हैं, कैसे क्या होता है, इसके बारे में बताइए, इंटरव्यू वगैरह। जी, तो जैसे मैंने बताया कि इनका प्रीलिम्स कॉमन है। अब इसमें थोड़ी समस्या प्रीलिम्स के स्टेज पे ये आती है क्योंकि इसकी जो सीट्स हैं वो अमूमन 90 के आसपास ही रह रही हैं। पहले ये 100 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन कुछ सालों में 90 के आसपास ही ये सीटें रह रही हैं, तो उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जो इसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो यूजुअली 15 से 20 नंबर ज़्यादा जाती है सिविल्स की कट ऑफ से, तो वो उसको टफ बना देती है। इसका मेंस अलग होता है, और इसके मेंस में जैसे हमारे पास सिविल सर्विसेज में तो सिर्फ एक ही ऑप्शनल होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शनल्स होते हैं, तो वो इसे अपने आप में चैलेंजिंग बना देते हैं। खासकर उन सब, क्योंकि ज़्यादातर 90% जो स्टूडेंट्स हैं देने वाले, वो छात्रों का क्या होता है कि कॉमन होता है, वो सिविल्स का भी दे रहे होते हैं मेंस और इसका भी मेंस दे रहे होते हैं। तो जो समय अवधि होती है, जो टाइम गैप होता है इन दोनों के मेंस में, वो लगभग 1 महीने से 30 दिन से लेकर 40 दिन तक का होता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में एक पूरा ऑप्शनल तैयार करना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसके लिए हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमारा दूसरा ऑप्शनल हो वो यूजुअली थोड़ा लाइट हो। जैसे मैंने अपने केस में फॉरेस्ट्री लिया था, और उसके बाद इसका इंटरव्यू भी अलग ही होता है, और इसका इंटरव्यू जो होता है वो 300 नंबर का होता है, और जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू होता है वो 275 का होता है। तो यहाँ पे इंटरव्यू की वेटेज भी डेफिनेटली ज़्यादा है। ओके सर, इसमें अलग बैकग्राउंड के, स्पेसिफिक बैकग्राउंड के ही फॉर्म भर सकते हैं क्या सर? हाँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज में तो काफ़ी आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यहाँ पे बस एक कंडीशन ये आ जाती है कि आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो साइंस बैकग्राउंड में होनी चाहिए फॉरेस्ट सर्विस में, और बीटेक वाले छात्र भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इसमें है वो ये है कि ये परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में ही होती है, तो इसमें हिंदी माध्यम वाले छात्रों को यहाँ पर अवसर नहीं मिल पाता। ये इसमें अलग है। ओके, और देन सर जो ऑप्शनल आपने बताए, जैसे 2 ऑप्शनल होते हैं तो डेफिनेटली में भी 4 पेपर होते हैं, तो कितने कितने मार्क्स के होते हैं? जैसे यूपीएससी में 250 मार्क्स के होते हैं, तो क्या उससे? हाँ जी, इसमें 2 जो ऑप्शनल्स होते हैं तो ऑप्शनल के 2-2 पेपर होंगे, एक 200-200 के 2 पेपर होंगे, और वैसे ही दूसरे ऑप्शनल के 200-200। तो ये ऑप्शनल्स का हो गया। और फिर आपके 2 पेपर और होते हैं। एक जीके का पेपर होता है, जनरल नॉलेज, जिसमें आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी और काफ़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंबाइंड पूछ ली जाती हैं। ये 300 नंबर का एक पेपर होता है। और इसके सिवाय एक पेपर होता है अंग्रेज़ी का। सिविल सर्विसेज में ये मात्र एक क्वालिफाइंग पेपर होता है अंग्रेज़ी का, लेकिन यहाँ पे इसके अंक जुड़ते हैं और ये पेपर भी 300 नंबर का होता है।
ओके देन ओके। सो जैसे कि आपने बताया कि आपने प्रीलिम्स और की तैयारी साथ में की थी इस एग्ज़ाम के लिए, तो सर कैसे इसकी तैयारी करी प्रीलिम्स की, आईएफएस की भी, और जैसे कि जियो साइंटिस्ट भी आपने क्लियर किया है, और यूपीएससी सीएससी कहें तो उसमें भी काफ़ी हद तक आप सफल ही हैं, तो इसके बारे में बताइए प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी कंप्लीट। जी, ये मैं कहूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अपने आप में, क्योंकि ये चीज़ देखने को मिली है कि प्रीलिम्स दरअसल जियो साइंटिस्ट की परीक्षा में भी है, और वहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे प्रीलिम्स के अंक जुड़ते भी हैं फाइनल कट ऑफ में। तो वहाँ पे तो आपको पढ़ना है, और वही आपकी जो नॉलेज है जीएस की वो अप्लाई होगी सिविल्स में भी और फॉरेस्ट में भी। तो आपको प्रीलिम्स के लिए तो बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए जो ओवरलैपिंग पार्ट हैं, जैसे हमारा पॉलिटी है, हमारा हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, और जो करंट अफेयर्स है, ये सब में ओवरलैपिंग है। ऑलमोस्ट 80% प्रीलिम्स सबका इसी में से ही आता है। फॉरेस्ट में बस हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है, क्योंकि कॉमन है फॉरेस्ट और सिविल्स का दोनों का प्रीलिम्स, तो हमें जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, फॉरेस्ट वाला पार्ट है, अप्लाइड पार्ट है इन्वायरमेंट का, कि कैसे पॉलिसीज़ बन रही हैं, क्या लॉस हैं, उससे भी पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। ओके। सो सर मेंस की बात करें तो मेंस में क्यों ना कहीं आपने जैसे कि बताया 1 महीने का गैप मिलता है यूपीएससी सीएससी एंड इस फॉरेस्ट वाले में, तो उसको कैसे मैनेज किया और क्या मतलब स्ट्रेटजी बनाई, आंसर राइटिंग वगैरह कैसे की? इसमें समस्या तो आती ही है, और वो मेरे ख्याल से अधिकतर छात्रों के साथ होती है, क्यों जो खासकर दोनों परीक्षाओं को साथ लेके चल रहे होते हैं। तो इसकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आप अपना एक जो ऑप्शनल है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखें। जैसे मेरे केस में केमिस्ट्री था, तो मेरा बैकग्राउंड तो केमिस्ट्री का था ही, और मैंने 3 परीक्षाओं को साधा है सिर्फ एक ही ऑप्शनल से, वो है केमिस्ट्री। तो मैं कहूँगा ये अपने आप में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि आप अपना एक ऑप्शनल बहुत स्ट्रॉन्ग बना लें। जहाँ तक बात है दूसरे ऑप्शनल की, तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा फॉरेस्ट्री ले लेनी चाहिए अगर कोई इंसान कन्फ्यूज्ड है तो, क्योंकि फॉरेस्ट्री तो आपका डोमेन होगा ही, उधर तो आप काम कर ही रहे हैं, प्लस आपका इंटरव्यू में भी काफ़ी कुछ फॉरेस्ट्री से पूछा जाएगा, तो फॉरेस्ट्री वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शनल। राइट। ओके। सो सर जैसे कि आपने केमिस्ट्री लिया, तो केमिस्ट्री में सीएससी में कितना मार्क्स था और इसमें फॉरेस्ट में कितना आया? केमिस्ट्री में मेरा सीएससी में जो मार्क्स हैं वो करीब 50% 55% के अराउंड मार्क्स हैं, और यहाँ पे भी मैंने अराउंड 50% स्कोर किया है, जो मैं कहूँगा डिसेंट है अपने आप में, लेकिन हमेशा हम बेहतर की तरफ टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा है कि 60% तक अचीवेबल है, लेकिन केमिस्ट्री ऑप्शनल दरअसल थोड़ी सी समस्या उसमें 2-3 साल से ये आ रही है कि पहले जो लेवल था वो बीएससी लेवल था, लेकिन आजकल वो थोड़ा सा एमएससी लेवल के क्वेश्चंस भी पूछने लगे हैं। तो उसके लिए अब बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, नई किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और जो पुरानी जो चीज़ें होती थी उनसे अब नहीं हो पाएगा। तो सबसे सुंदरता मुझे इस परीक्षा की यही लगती है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती रहती है, तो वो इसको थोड़ा सा कठिन बना रही है साल दर साल। ओके। सो इंटरव्यू की बात करें तो क्या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का हो गया, या फिर सीएससी का हो गया, या फिर जो आपने साइंटिस्ट वाला बताया, तो इनके इंटरव्यू में क्या डिफरेंस लगा? तीनों में अलग अलग होता है या फिर सेम, जैसे यूपीएससी कंडक्ट करा रहा तो वही ऑलमोस्ट बोर्ड होते होंगे, तो क्या सेम वही इंटरव्यू होता है? क्योंकि तीनों जो सर्विसेज हैं उनकी अपनी अपनी डिमांड्स अलग हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि इंटरव्यू में आपकी अप्लाइड नॉलेज देखी जाती है। जैसे मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, तो जब मैं जियो साइंटिस्ट का अपना इंटरव्यू देने गया था, तो हमारे जो सवाल थे वो हमसे केमिस्ट्री के सीधा ना पूछ के अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे गए थे कि मानिए किसी नदी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो आप कैसे उसका निवारण करेंगे। फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है, यूरेनियम का बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है, तो आप उसका कैसे निवारण करेंगे। यही चीज़ जब मैं अपना सिविल्स का देने गया था इंटरव्यू, तो वहाँ भी इसी तरीके के सवाल पूछे गए थे कि आपके जो हैवी मेटल्स होते हैं, या फिर दिल्ली में जिस तरीके का प्रदूषण हो रहा है उसको आप कैसे, उसका निवारण आप कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ लगी, और फॉरेस्ट में भी इसका एक कंटिन्यूटी देखने को मिली कि आप किस किस्म के पेड़ लगाएंगे कि प्रदूषण कम हो जाए। तो एक कॉमन लिंक तो है ज़रूर तीनों इंटरव्यूज़ के बीच में। ओके। सो आपका और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, जैसे कि आपके लगातार पॉजिटिव रिजल्ट आते रहे, और हालांकि आपका यूपीएससी सीएससी में नहीं हुआ, तो उस टाइम भी क्या रिएक्शन रहा? जी, रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, सुखद था। माता पिता काफ़ी खुश थे, परिवार वाले काफ़ी खुश थे। जियो साइंटिस्ट एक परीक्षा थी जिसकी तरफ मैं काफ़ी उम्मीदों से देख रहा था, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री 5 साल तक उसका अध्ययन किया है, और मैं चाहता था कि मेरे की जो नौकरी लगे वहाँ मैं अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को अप्लाई कर सकूँ। सिविल्स का जब रिज़ल्ट, और बाय गॉड्स ग्रेस जियो साइंटिस्ट में तो मेरी 9वीं रैंक आई, तो बड़ा खुशी का क्षण था। वो जुलाई में हमारा रिज़ल्ट आया था। मगर सिविल्स का मेरे को उम्मीद थी कि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बट मैं बहुत ही थोड़े मार्जिन से 2 मार्क्स से मैंने फाइनल कट ऑफ को मिस किया, लेकिन मैंने उससे अपना मन छोटा नहीं किया।
उसके ठीक 1 महीने बाद मेरा फॉरेस्ट का भी इंटरव्यू था। मैंने अपने आप को फिर से तैयार किया, उसके लिए मैंने फिर से जो किताबें हैं वो देखी, मैंने अपना रिवाइंड किया अपने दिमाग में अपने इंटरव्यू को कि मैंने क्या गलतियाँ की होंगी सिविल्स में। और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं फॉरेस्ट के इंटरव्यू में। मैंने 204 अंक पाए हैं 300 में से, जो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स दिस ईयर। ओके, सो सर जैसे करंट अफेयर्स होता है तो उसके लिए कैसे तैयारी करी आपने? करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि हम जो अखबार हैं उसको रोज़ कम से कम देखें। अगर उसे पूरा उसका एनालिसिस ना कर सकें तो कम से कम देखें। उसके सिवाय आप कोई भी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन उठा लीजिए और महीने का जो भी कंपाइलेशंस आता है और उसे फॉलो कीजिए। उससे अच्छा मैं कहूँगा कि आप जो मैगज़ीन्स हैं जैसे डाउन टू अर्थ है, और जो भी इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंसेस हो रही है नई, खासकर मैं कहूँगा डीडी न्यूज़ अपने आप में एक बहुत अच्छा सोर्स है इस मामले में। और जो भी डिबेट्स होती हैं और जो भी वहाँ पे फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं वहाँ से डाटा एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि आजकल देखने में मिल रहा है कि यूपीएससी किताबों से कम पूछ रहा है और किताबों के इत्र जो चीज़ें हैं वहाँ से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। राइट सर। ओके, सो सर एथिक्स या केस स्टडी के लिए आपने कैसे तैयारी करी? जी, इस बार मेरे एथिक्स में जो जीएस का पेपर 4 है उसमें मेरे काफ़ी अच्छे अंक आए हैं। मैंने 110 अंक पाए हैं, जो कि इस बार अच्छे अंक में गिने जाएंगे, क्योंकि यूजुअली 90s में ही आए हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के भी। तो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैंने काफ़ी लाइव एग्जांपल्स यूज़ किए थे। जैसे मैं एग्जांपल यूज़ करता था वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह का, जब मुझे कोई ऐसी चीज़ बतानी होती थी, डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक के बारे में बताना होता था। मैं नाम यूज़ करता था सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स का, लाइक आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, जिन्होंने एक रोड बना दिया नॉर्थ ईस्ट में अपने खुद के फंड, लोगों से फंड इकट्ठा करके। तो ऐसे लाइव एग्जांपल्स यूज़ करने से कहीं ना कहीं हमारे अंक डेफिनेटली बहुत बढ़ते हैं। ओके सर, और सर बात की जाए आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करते थे और किस तरीके से, कितना टाइम देते थे, किस तरीके से? जी, आंसर राइटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं। वो इतना ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते रहते हैं अपना ज्ञान, लेकिन उसे फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते आंसर शीट्स में। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी सिंपल से होनी चाहिए कि आप प्रीलिम्स तक बहुत पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, लेकिन प्रीलिम्स के बाद जो आपका 90% टाइम है दैट शुड गो इनटू आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लिखिए, उन्हें पहले खुद इवैल्यूएट करिए, अपने दोस्तों से करवाइए, फिर अगर आप कोचिंग का सहारा लेना चाहते हैं वहाँ से लीजिए, और अलग अलग डायमेंशंस और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स इकट्ठा कीजिए। ओके, सो सर प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स गेन किए होंगे आपने, जो कि या फिर टिप्स कह सकते हैं, जो कि हर स्टूडेंट्स अगर अपनी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करें तो डेफिनेटली उनको सक्सेस अचीव होगी? तो मैं बेसिकली कहूँगा कि 3 रूल्स मैं फॉलो करता था। जो पहला रूल है वो ये है कि डू नॉट फिक्स एनी लिमिट्स, कि आपको लिमिट मत बनाइए अपने लिए कि मैं इतना ही पढ़ूंगा या फिर इन्हीं किताबों से या इन्हीं अखबारों से पढ़ूंगा। क्योंकि इस बार तो देखने में मिला कि स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आए थे इस साल के प्रीलिम्स में, जो पिछले 15-20 साल में तो नहीं हुआ है। तो लिमिट से तो बाहर जाएगा यूपीएससी। दूसरा ये है कि बी रेडी फॉर द अनप्रिडिक्टेबल। ये एग्ज़ाम साल दर साल डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। देखने को मिल रहा है कि जो 3 साल से लोग प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, इंटरव्यू तक भी पहुंच रहे हैं, फाइनली उनका इस बार प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से भी अपने आप को तैयार कीजिए कि इनकेस आप फेल होते हैं तो मन छोटा नहीं करेंगे। और तीसरा ये होगा कि थर्ड रूल वुड बी दैट टू हैव नो रूल एट ऑल। ठीक है, किसी भी आप रूल के चक्कर में पढ़ के जो सेट किए होते हैं कि आंसर में ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं फिक्स होता। इस बार खासकर हमने जीएस में देखा, जिस तरीके की केस स्टडीज़ आई थी, लोगों के सारे रूल्स फेल हो गए थे। तो रूल मत बनाइए, बेहतर होगा। ओके, सो सर जो नए स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं और कभी कभी क्या है स्टडी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो हालांकि डिमोटिवेट हो जाते हैं या पढ़ने में का मन नहीं लगता, या फिर बैठने की या पढ़ने की जो सीटिंग पोजीशन होती है या फिर कंटिन्यू पढ़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम कर लेते हैं, या फिर उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, मैं इसके लिए तो एक शेर मेरे दिमाग में आता है, और वो शेर है कि मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, और इस पार कुछ और उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के ख़रीदार बहुत हैं। तो आपको डिमोटिवेशन आएगा, आपको काफ़ी लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, और कई बार तो आपको खुद ही लगेगा कि यार मेरे को छोड़ देना चाहिए या कुछ और देख लेना चाहिए। लेकिन वही क्षण होता है जब आपको अपना मन पक्का करना है, आपको सोचना है कि आप क्यों घुसे थे इस जर्नी के अंदर, और फिर आप देखेंगे कि इस जर्नी में मैं हमेशा जब घुसा था, मेरी एक स्ट्रैटेजी सिंपल सी थी कि आई विल एंजॉय द प्रोसेस एंड नॉट द एंड रिजल्ट।
तो आप ये मत सोचिए, देखिए हम भी घुसे थे तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या था कि आईएएस ही बनना है, नथिंग एल्स देन आईएएस, राइट। लेकिन जब आप सिस्टम में जाते हैं, यू रियलाइज एंड यू मीट पीपल, तो एक जो चीज़ दिमाग में आती है वो ये है कि ऑप्शंस और भी हैं। देर आर मेनी वेज कि जिसमें आप सोसाइटी की सर्व कर सकते हैं, सोसाइटी में अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमेशा ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खुला रखिए, खुद उन पे ताला मत लगाइए। राइट सर। ओके, सो जो नए एस्पिरेंट या फिर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आईएफएस वगैरह की, तो उनके लिए क्या सजेशन या मैसेज रहेंगे आपके? मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा सब दोस्तों को जो इस जर्नी का पार्ट बन रहे हैं और आगे देना चाहते हैं परीक्षा, कि पूरे दिल से दीजिए, पूरी शिद्दत से दीजिए। कम से कम 1 साल तो बिल्कुल इसको, अगर संभव हो सकता है तो इसे बैठ के, घर पे बैठ के या जहाँ पे भी बैठ के इसे तैयारी कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप बेसिक तैयारी कर चुके हैं तो आप अपना साइड बाय साइड इसको जैसे रोज़ 2-3 घंटा कंटिन्यू करेंगे तो हो जाएगा। ये एग्ज़ाम डेफिनेटली आपके पेशेंस का और परसिवरेंस का ही टेस्ट है, ये कहीं से भी आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइज़, आपने देखा सर ने अपनी जर्नी को डिटेल में आपके साथ शेयर किया, साथ में उन्होंने आईएफएस वगैरह के बारे में डिटेल में बताया। सो आई होप आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में